Good evening, everyone. Today we are starting from the classification of restriction enzymes. In the last lecture, we have studied up to the naming of restriction enzymes. Restriction enzymes are classified into two classes: restriction exonuclease and restriction endonucleases. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. तो जब ये डीएनए को कट करेगा तो ये बाहर वाली साइड से कट करेगा. तो ये सिंगल सिंगल डीएनटीपीज को कट करता है, ये बीच में से कट करता है. तो चलिए मैं डीएनए को देख रहा हूं. ये मेरे पास डीएनए है 5 से 3 में, 3 से 5 में. यहां पर मेरे पास बेसिस होंगे. तो जब ये वाला एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा तो कहां से कट करेगा? बाहर वाली साइड से एक एक बेसिस को कट करेगा. जब एंडोन्यूक्लियस कट करता है बच्चों तो दो तरह के एंड्स बनते हैं. पहले हैं ब्लंट एंड्स और दूसरे हैं स्टिकी एंड्स, जो इजीली जो है वो स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए इनको स्टिकी बोला गया है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्टिकी एंड्स फॉर्म करता है. ठीक है, तो ब्लंट एंड्स कैसे बनते हैं देखते हैं जरा. 5 से 3, 3 से 5. तो जब ये बीच में से काटेगा लेकिन सेम पोजीशन से, तो जो हमारे पास एंड्स बनेंगे, जब ये हमारे पास कट होगा तो इस तरह से ये डीएनए कट होता है. चूंकि दीज एंड्स आर कॉल्ड ब्लंट एंड्स. बट व्हेन स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड, तो जब यहां पर स्टिकी एंड्स बनेंगे तब ये कहां से कट करेगा? तब ये दोनों को अपोजिट स्ट्रैंड्स को सेम पोजीशन से कट करता है और उनकी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है. तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को ब्रेक करेगा तो जब मुझे देखने को मिलेगा तो इस तरह से मैं दोनों स्ट्रैंड्स को देखूंगा जब इसने कट करा तो. ठीक है, देखना ध्यान से. तो इस तरह से मुझे स्टिकी एंड्स देखने को मिलते हैं. दीज आर द स्टिकी एंड्स. ठीक, यहाँ पर सिंगल सिंगल बेस होगा. दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. तो दीज एंड्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स. तो ये स्टिकी एंड्स इसलिए बोला इनको क्योंकि ये इजीली अटैच हो जाते हैं. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चले नेक्स्ट. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है ये? सबसे पहले ये डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, मतलब डीएनए की लेंथ को मेजर करेगा, चेक करेगा. तो सबसे पहला काम क्या है इसका? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए. सबसे पहले क्या करता है? डीएनए की लेंथ को मेजर करेगा. कैसे काम करता है मैकेनिज्म इसका? डीएनए को देखेगा, लेंथ को मेजर करेगा. दूसरा होता है फिर क्या करेगा ये? उस डीएनए के अंदर उसका हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, साइट होता है जहां से वो कट करता है. उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट. तो फिर ये क्या ढूंढेगा? रिकॉग्निशन साइट को ढूंढेगा अपनी, जहां से उसकी स्पेसिफिक साइट है. ठीक है, फाइंड द रिकॉग्निशन साइट. हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पर्टिकुलर साइट होती है जहां से वो कट कर सकता है. फिर क्या करेगा? नाउ थर्ड स्टेप इज, अब ये कट करेगा वहां से. जब इसको अपनी रिकॉग्निशन साइट मिल जाएगी और उसके बाद ये एंड्स का फॉर्मेशन करता है. क्या करेगा? एंड्स बनाएगा. हमने अभी पढ़ा एंडोन्यूक्लियस कौन से एंड्स बनाता है? एंडोन्यूक्लियस बनाएगा स्टिकी एंड्स. ठीक है, ब्लंट भी बना सकता है. तो जब ये बनाएगा तो ब्लंट एंड्स या स्टिकी एंड बनाएगा. तो
जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टिकी एंड्स बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, कौन से एंडोन्यूक्लियस, उनके टाइप्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों हमने कल इसकी नेमिंग पढ़ी थी, नेमिंग से पहले डिस्कवरी पढ़ी थी। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि रेस्ट्रिक्शन क्यों बोला इसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोला। एंडोन्यूक्लियस तो बोला कि अंदर वाली साइड से कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है ये डिस्कवर हुआ था कहां पर, ई कोलाई के अंदर। तो इसने क्या किया था, जब उस वायरस का जीनोम, वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में भेजा, तो इसने उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया बैक्टीरिया की बॉडी में। बैक्टीरिया जो सेल था उसमें इसने उसकी जीनोम को ग्रो नहीं करने दिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, तो इसलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन पड़ा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तीन तरह के होते हैं बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने टाइप्स के होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तीन तरह के। और चलिए देखते हैं पहला, फर्स्ट इज, इनको बोलते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, टाइप 2 एंड थर्ड इज टाइप 3। चलिए देखते हैं इनको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्यों बोलते हैं। तो जो हमारे पास टाइप 1 है, ये देखो बच्चों डीएनए है मेरे पास, हमने ये डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बेसिस में कि इस वाली साइड को मैं क्या बोलूंगा, अपस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सही बोल रहा हूं। तो जब ये टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉग्निशन साइट ढूंढेगा। क्या करेगा, रिकॉग्निशन साइट ढूंढेगा। फिर ये कहां कट करता है, 1000 कितने बेस पेयर्स अवे कट करेगा। कौन सी वाली साइड को, अपस्ट्रीम। कहां कट करता है, अपस्ट्रीम वाली साइड को 1000 बेस पेयर्स आगे। क्लियर इतना। टाइप 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी क्या करेगा, रिकॉग्निशन साइट को ढूंढेगा। रिकॉग्निशन साइट को ढूंढने के बाद ये कहां पर कट करता है, वहीं पर 4 से 6 बेस पेयर्स के बीच में कट करता है, बिटवीन 4 to 6 बेस पेयर्स। तो सबसे नजदीक कौन कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन साइट के, टाइप 2, इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। और तीसरा है टाइप 3, ये क्या करता है बच्चों, 24 to 26 अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर्स अवे। कौन सी वाली साइड को, ये डाउनस्ट्रीम कट करता है। कहां कट करता है, डाउनस्ट्रीम। ठीक, इतना समझ रहे हैं बात को। तो लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 के सामने लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से यूज होते हैं, टाइप 2। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको पहले भी लिखा, दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर्स है नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग वेक्टर्स। चलिए लिखना शुरू करिए, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो क्लोनिंग के लिए मैं यूज करूंगा, यही होगा।
चलिए ठीक है, तो एक शायरी हो जाए, हो जाए, चलिए ठीक है। तो गौर गौर फरमाइएगा। जिंदगी लंबी है, जिंदगी लंबी है, दोस्त बनाते रहिए। जिंदगी लंबी है, दोस्त बनाते रहिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाते रहिए। ताजमहल ना बनाइए, महंगा पड़ेगा। ताजमहल ना बनाइए, महंगा पड़ेगा, मगर हर तरफ मुमताज बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स। ऋषभ समझ रहा है ना बात को? क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर हमें पता चला क्या है, ऐसा वेक्टर जिसको हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, मीन क्लोनिंग के लिए, कॉपीज बनाने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड क्लोनिंग वेक्टर। क्या देखेंगे बच्चों? ऑफ अ गुड क्लोनिंग वेक्टर। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला, रेप्लिकेशन कहां से शुरू होता है? रेप्लिकेशन कहां से शुरू होता है? ORI साइट से। तो उसके पास क्या होना चाहिए? अपना उसके पास क्या होना चाहिए? अपना ORI साइट होना चाहिए। तो पहला लिखना है, मस्ट हैव ORI साइट। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए इसके पास? अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, मस्ट हैव ORI साइट। दूसरा, उस वेक्टर का जो साइज है क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। साइज शुड बी स्मॉल। क्या होना चाहिए? उस वेक्टर का साइज जो है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तीसरा है, इट शुड सपोर्ट। तीसरा क्या है? जब वो कॉपीज बनाएगा, क्लोनिंग करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाने वाला होना चाहिए। तो इट शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। इट शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। इट शुड सपोर्ट हाई मतलब जब वो क्लोनिंग करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अपनी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। हर एक एंजाइम की अपनी अपनी क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट होती है। हर एक एंजाइम की अपनी अपनी रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक है, तो लेकिन उसके पास बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट होगी, लेकिन एक एंजाइम के लिए कितनी साइट होगी? सिर्फ एक। तो शुड हैव many recognition sites, should have many recognition sites, but one site for one enzyme। ठीक है, समझिए बात को, क्लियर है? कोई टफ नहीं है ये टॉपिक। नेक्स्ट है लास्ट वन, कि उस क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इट शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर अभी बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए उसके पास? एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर अभी देखो नाम में क्या है इसके? सेलेक्ट, मतलब ये किसी चीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा।
ठीक है, हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, इसका नाम है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, PBr322 वेक्टर हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर, उसमें देखने को मिलेंगे दो सिलेक्टेबल मार्कर्स, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब इसको लिख लो पहले आराम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या है नेक्स्ट? करूं शुरू? अवधेश कितना हुआ? हाँ, इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। करूं शुरू? चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल्स। क्या है नेक्स्ट? एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक, पहला है प्लाज्मिड, सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर भी हम फर्दर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जो इस हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट PBr322। क्या लिखा है मैंने? PBr322। अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें 3 अल्फाबेट मुझे दिख रहे हैं, उसके बाद एक नंबर दिख रहा है। तो सबसे पहला जो अल्फाबेट है दैट रिप्रेजेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये किसके लिए है? P, प्लाज्मिड के लिए। और ये कैसा होगा? स्मॉल होगा। नेक्स्ट जो 2 अल्फाबेट हैं वो कैपिटल हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने ये प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया था, सिंथेसाइज किया था। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। 2 साइंटिस्ट थे बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, जिसने उनको बनाया उसका नाम आएगा। और ये 322 क्या था? ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस कब बना? वो कौन से नंबर पे बना? ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, ये था पहला प्लाज्मिड था ये, देख लो इसको आराम से। दूसरा नंबर 2 इज PUC, P स्मॉल UC कैपिटल। सेकंड इज PUC। चलिए देख लो इसको, PUC, P फॉर प्लाज्मिड, P से क्या आएगा? प्लाज्मिड आएगा। और दूसरा क्या आएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये प्लाज्मिड किसने बनाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था, इसलिए इसका नाम है PUC। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास PSC101, P स्मॉल SC कैपिटल 101। P फॉर प्लाज्मिड अगेन, P फॉर प्लाज्मिड अगेन। S एंड C आर, जिन्होंने पहला रिकम्बिनेंट DNA बनाया था कौन थे? स्टैनले कोहन एंड तो SC इसी ने बनाया था, स्टैनले कोहन ने। ठीक है, स्टैनले कोहन। ठीक है, साइंटिस्ट स्टैनले कोहन हर्बर्ट बॉयर थे। PSC में किसका रोल था? स्टैनले कोहन का। और ये तीसरा है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, ये हमें पता ही है, ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। कोई डाउट तो नहीं प्लाज्मिड के अंदर? प्लाज्मिड के 3 एग्जांपल पढ़े हमने, कौन कौन से? PBr322, PUC और कौन सा? PSC101। नेक्स्ट है, हाँ मेन इज PBr322, लेकिन PUC भी आएगा हमें। तो दूसरा लिखो बैक्टीरियोफेज। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये लिख लिया? दूसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को भी हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के जो 2 एग्जांपल्स हमने देखने हैं, पहला है M13। क्या नाम है उस बैक्टीरियोफेज का जिसको क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं? M13। और दूसरा है लैम्डा फेज। दूसरा इज, सेकंड वन इज लैम्डा फेज। तीसरा,
थर्ड इज कॉस्मिड। तीसरा जो क्लोनिंग वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है कॉस्मिड। तीसरा कौन सा है? कॉस्मिड है। चलिए देखिए उसको। कॉस्मिड किससे बनेगा? कॉस्मिड बनेगा लैम्डा फेज की कॉस साइट। जो लैम्डा फेज है उसकी मैं कॉस साइट लूंगा, ठीक है। उसके पास एक साइट है कॉस साइट, मैं जिसको बोलूंगा वो कॉस साइट लूंगा और उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ूंगा, तो बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा? कॉस्मिड बनेगा, ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए? प्लाज्मिड, ठीक है। तीसरा क्लोनिंग वेक्टर था, मैंने लैम्डा फेज की कॉस साइट ली और प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, वो क्या बन गया? कॉस्मिड। चौथा है मेरे पास फेजमिड। चौथा क्या है? फेजमिड। फेजमिड बनेगा बच्चों, मैं क्या करूंगा? बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को मिक्स करूंगा। किसको मिक्स करूंगा? कैसे बनाऊंगा? बैक्टीरियोफेज की ORI साइट और प्लाज्मिड, ये जो बैक्टीरियोफेज था उसकी ORI साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज, ORI साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड। समझ गए? इतना समझ गए? और पांचवा है जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट वन, बैक और यैक। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। फोकस करिए। फोकस ही एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज के जमाने में, सुनना ध्यान से, एग्जाम क्लियर करना बहुत ही आसान है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल दक्ष डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको पता है उसके डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन। तो इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड यू कांट गेट थ्रू, सो मेंटेन फोकस। If you will learn to maintain focus, you can get through and clear the examination very easily. समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शटल वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हमने पढ़ लिया जो क्लोनिंग में यूज होगा। अभी एडिशनल टॉपिक है शटल वेक्टर। तो शटल वेक्टर देख लेते हैं जरा। शटल वेक्टर ये वेक्टर क्या है? शटल वेक्टर वो वेक्टर होता है बच्चों जिसके पास दो साइट होती हैं, जिसके पास दो ORI साइट होती है। कितनी साइट होती है उसके पास? 2 ORI साइट होगी। और ये दो साइट किसके लिए है? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए और एक होती है यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो इसका मतलब ये वेक्टर वो वेक्टर है जिसको हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में यूज कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखना है हमने इसको? वेक्टर which can be used both in prokaryotic and eukaryotic cell, which can be used both in prokaryotic and eukaryotic cell। क्या समझे? ऐसा वेक्टर जिसको मैं दोनों में यूज कर सकता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक में भी। एग्जांपल आएगा इसका मेरे पास YEP, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। जो सबसे कॉमन एग्जांपल पूछा जाता है वो यही है, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए एक्सेट्रा लगा देना आगे। तो शटल वेक्टर कौन वेक्टर है? जिसको मैं दोनों सेल में यूज कर सकता हूं, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल की साइट भी होगी और यूकैरियोटिक की भी होगी,
उसको मैं बोलता हूं शटल वेक्टर। ठीक, ऑल राइट, हो गया। तो अब मुझे देखना है पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर। पीबीआर प्लाज्मिड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, सिंथेसिस का ऑर्डर था 322। तो मैं उसको देखूंगा स्ट्रक्चर कहां से, तुम लोग बुक में निकालो, मैं यहां पर जरा उसको ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। YEP is the east episomal plasmid। ठीक है, देखो जब तक रिवाइज करो तब तक ये ऑन होगा। पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखो, कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके अंदर है, कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स है, ORI साइट है, ROP है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन जहां पे लिखा हुआ है। उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मैं आपको एक बार यहां पर डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास थे, चलिए यही स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में हमें मिल रहा है, यही है ना। चलिए देखते हैं इसको। दिस इज द PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर। क्या है ये? PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर है। चलो देखते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिख रहे हैं, कुछ एक सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं, ध्यान से देखना है। सबसे पहला, दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं इसके अंदर। कितने? दो। कौन कौन से? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। दिस साइट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है PBU, वो है प्रोटियस वल्गैरिस। क्या नाम है उसका? प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है, प्रोटियस वल्गैरिस, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है 2। ठीक है, बाम H1 जो कि टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में है, बाम स्टैंड्स फॉर बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, अमाइलो लिक्विफेशियंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हिंद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमने डिस्कस भी किया था कि हिंद 2 हमारे पास कौन सा एंजाइम है, सबसे पहला एंजाइम है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, आंसर शुड बी हिंद 2। ये हिंद 3 है लेकिन मैं हिंद 2 की बात कर रहा हूं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे ये आया था। CLA, दिस इज कैरियोफेनम लेटम, कैरियोफेनम लेटम। EcoR1 बताने की जरूरत नहीं है, एस्चेरिचिया कोलाई। PBU अगेन सेम, प्रोटियस वल्गैरिस, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, PST, दिस इज प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, जहां से ये एक्सट्रैक्ट हुए हैं उन बैक्टीरिया का ये नाम है। ठीक है, समझ गए? EcoR1 बचा, और कौन सा बचा? SAL बच गया ना। SAL इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, SAL इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। ऑलराइट, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर PVR 322 का डायग्राम है एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि इन सेलेक्टेबल मार्कर जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसके रीजन में कौन सा एंजाइम है, ठीक है, किसका रिकॉग्निशन साइट है, एम्पिसिलिन में किसका है, PST और PBU1 का, ठीक है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।